गांव की धूल भरी पगडंडियों पर जब ट्रक भरकर सामान आया तो सारे गांव वाले सामान देखने के लिए इकट्ठा हो गए। कीमती शीशम के पलंग, चमकता हुआ फ्रिज और बड़े बड़े बक्से देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। किशन की शादी शहर के एक रईस खानदान की बेटी कविता से 2 दिन पहले ही हुई थी। अरे भाई, इतना सारा सामान! बेटा किशन, ये सब कहाँ रखेंगे हम? हमारा घर तो छोटा पड़ जाएगा। पिताजी, ये तो अभी आधा ही है। पापा कह रहे थे कि जगह कम है, इसलिए बाकी का सामान बाद में भेजेंगे। अब शहर की लड़की आई है तो घर भी तो शहर जैसा दिखना चाहिए ना। कविता, हमारे यहाँ सादगी से रहते हैं सब। इतने दिखावे की जरूरत नहीं थी। दिखावा नहीं किशन जी, ये मेरा स्टैंडर्ड है। माँ जी, देखिए ये मखमली सोफा, अब इस पर बैठकर आप माला जपना। जमीन पर बैठने के दिन गए आपके। अरे बेटी, तू आ गई यही बहुत है। सामान का क्या है, वो तो आता जाता रहता है। अगली सुबह घर के आंगन में चहचहाहट की जगह भारी शांति थी। सासू माँ सुमन और ननद माया रसोई में काम कर रही थी। तभी कविता अपने कमरे से बाहर निकली और अपने सामान को ऐसे देखने लगी जैसे कोई रानी अपने राज्य का मुआयना कर रही हो। माया, ये तुम क्या पुराने पीतल के घड़ों में पानी भर रही हो? मैंने जो वाटर प्यूरिफायर दिया है उसे मिस्त्री बुलाकर लगवाया क्यों नहीं अब तक? भाभी, ये कच्चे घर है, यहाँ पानी का कनेक्शन भी नहीं है। अभी तो सुबह के 7 ही बजे हैं। भैया शहर गए हैं मिस्त्री को लेने, तब तक तो काम करना ही होगा ना। पता नहीं यहाँ वाटर प्यूरिफायर लग भी पाएगा या नहीं। छी, कितनी धूल है यहाँ। माँ जी, आप लोग सफाई कैसे करते हैं? मेरे घर में तो सुबह सुबह नौकरानी वैक्यूम क्लीनर चला देती थी। यहाँ तो झाड़ू देखकर ही मुझे छींक आ रही है। बेटी, गांव में तो ऐसे ही होता है। तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म चाय और पराठे लाती हूँ। नहीं माँ जी, मुझे बेड टी की आदत है। और हाँ, पराठों में देसी घी ज्यादा मत डालिएगा, मेरी सेहत खराब हो जाएगी। दिन बीतते गए और कविता का असली रंग सामने आने लगा। जहां घर की औरतें सूरज निकलने से पहले जाग जाती थीं, वहीं कविता के कमरे का दरवाजा 10 बजे से पहले नहीं खुलता था। घर का सारा अनुशासन बिगड़ने लगा था। भाभी उठिए, 10 बज गए हैं। भैया काम पर चले गए और बाबूजी को दवा देनी है। आपकी अलमारी की चाबी चाहिए थी, मुझे सफाई करनी है। अरे बाबा, सोने दो ना। शहर में हम रात को देर से सोते हैं और सुबह सुकून से उठते हैं। ये क्या मुर्गे की तरह सुबह सुबह शोर मचाना शुरू कर देती हो? रहने दे माया, उसे सोने दे। बेचारी नए घर में आई है, थक गई होगी। पर माँ, आप कब तक अकेले काम करोगी? आपके पैर सूज गए हैं। भाभी को कम से कम अपना कमरा तो साफ करना चाहिए। क्या कह रही हो माया? काम करना मेरा काम नहीं है। मैं अपने साथ जो फ्रिज और वॉशिंग मशीन लाई हूँ वो इसीलिए लाई हूँ ताकि तुम लोगों का काम आसान हो जाए। अब मशीन चलाना तो तुम्हें सीखना होगा ना। कविता का मानना था कि सामान दे देना ही उसकी सबसे बड़ी सेवा है। वो दिन भर या तो अपने कीमती मोबाइल पर लगी रहती या फिर अपने दहेज के गहने चमकाती। इधर सासू माँ के घुटनों का दर्द अब असहनीय होता जा रहा था। आह माया, आज तो चूल्हे के पास बैठा भी नहीं जा रहा। लगता है नसों में सूजन आ गई है। माँ, आप लेट जाओ, मैं खाना बना लेती हूँ। पर भाभी कहाँ हैं? माया, जरा इधर आना। मेरे नाखूनों की पॉलिश खराब हो गई है। क्या तुम्हारे पास वो रिमूवर है जो मैंने मंगाया था? और सुनो, माँ जी से कहो कि आज खाने में पनीर बनाना। सूखी सब्जी मुझसे नहीं खाई जाती। भाभी, माँ की तबीयत ठीक नहीं है। क्या आप आज एक वक्त की रोटी नहीं बना सकती? देखो माया, मुझे चूल्हे के धुएं से एलर्जी है। मेरे पापा ने मुझे इसीलिए इतना सारा दहेज दिया है ताकि मुझे ये सब ना करना पड़े। अगर माँ जी बीमार हैं, तो किशन से कहो शहर से नौकरानी ले आए। चल माया, पानी खत्म हो गया है। बहू के कीमती कपड़े भी धोने हैं, उसके लिए ज्यादा पानी लगेगा। माँ, आप यहीं बैठो, मैं 2 चक्कर लगा आती हूँ। आपके पैर कांप रहे हैं।
अरे माया जल्दी जाना, मुझे नहाना है और मेरे शैम्पू के लिए ताज़ा पानी ही चाहिए। बासी पानी से बाल झड़ते हैं। भाभी, आपको पता है कुआं कितनी दूर है? आप एक बार हमारे साथ चलकर देखिए तो सही। मैं और कुएं पर? लोग क्या कहेंगे कि इतनी रईस खानदान की बहू और सर पर घड़ा। नहीं नहीं, ये सब काम तुम लोगों पर ही शोभा देते हैं। मैं तो बस अपनी मशीन का बटन दबाना जानती हूँ, पानी भरना तुम्हारा काम है। माया की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि भाभी को सामान का घमंड हो गया है और उन्हें इंसान के दर्द से कोई लेना देना नहीं है। यहीं से माया के मन में अपनी बड़ी बहन को फोन करने का विचार आया। सुबह के 10:30 बज रहे थे। कविता अपने कमरे से बाहर निकली। मेज पर नाश्ता सजा था, लेकिन कविता के चेहरे पर शिकन थी। सासू मां सोफे के कोने में बैठी है। वो अपने घुटनों के दर्द से परेशान है। माँ जी, ये पोहा कितना ठंडा हो गया है और इसमें मूंगफली भी कम है। शहर में तो हम गर्मा गर्म कचौड़ियाँ खाते थे। बेटा, माया कॉलेज के लिए निकल गई और मैंने सुबह 8 बजे ही बना दिया था। अब चूल्हा दोबारा जलाना मेरे बस का नहीं, घुटनों में जान नहीं बची। तो चूल्हा जलाता कौन है आजकल? मैंने जो गैस का चूल्हा दिया है उसे इस्तेमाल क्यों नहीं करती? बस पुराने ढर्रे पर चलना है आप लोगों को। और हाँ, मेरे कमरे की डस्टिंग नहीं हुई आज। माया की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है बहू। वो सारा दिन घर के काम में लगी रहती है। तू अगर थोड़ा हाथ बटा देती। हाथ बटाऊं? माँ जी, मेरे पापा ने 10 लाख का दहेज इसीलिए नहीं दिया कि मैं यहाँ आकर झाड़ू मारूं। मेरा सामान ही मेरी सेवा है, समझिए आप। दोपहर को माया कॉलेज से लौटी तो देखा कि ढेर सारे गंदे कपड़े आंगन में पड़े हैं। कविता आराम से अपनी वॉशिंग मशीन के पास खड़ी होकर मोबाइल चला रही थी, लेकिन पानी भरने की हिम्मत उसमें नहीं थी। भाभी, ये इतने सारे कपड़े अभी तो कल ही धोए थे। अरे वो शहर से मेरी सहेलियां आने वाली हैं, तो मैंने सारे बेडशीट और पर्दे बदल दिए। अब जाओ कुएं से 4 बाल्टी पानी और लाओ, मशीन में पानी कम पड़ रहा है। पर भाभी, मैं अभी धूप में चलकर आई हूँ। माँ की हालत देखिए, वो रसोई में पसीने से बेहाल है और आप यहाँ। ज्यादा बहस मत करो माया, तुम लोग तो वैसे भी कसरत करते ही हो। थोड़े पानी से क्या फर्क पड़ेगा? जल्दी जाओ वरना मशीन खराब हो जाएगी और वो बहुत महंगी है। शाम को जब सासू माँ रसोई से बाहर आई तो वे लड़खड़ा रही थी। दर्द इतना बढ़ गया था कि उनके लिए खड़ा होना भी मुश्किल था। वे आंगन की दीवार पकड़कर बैठ गई और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। हे भगवान, क्या बुढ़ापे में यही दिन देखने थे? घर में बहू आई कि खुशियाँ आएंगी, पर यहाँ तो बोझ बढ़ गया। माँ, आप रो मत, मैं सब देख रही हूँ। भाभी को अपने पैसों और सामान का बहुत घमंड है ना। अब ये घमंड टूटेगा। बेटा, हम सीधे लोग हैं, लड़ाई झगड़ा हमें शोभा नहीं देता, पर कविता का ये व्यवहार अब बर्दाश्त के बाहर है। किशन भी उसे कुछ नहीं कह पाता। उसे लगता है कि शहर की लड़की है, नाराज हो गई तो मायके चली जाएगी। कभी कभी लगता है कि ये शादी करके हमने गलती कर दी। हमारी वो छोटी झोपड़ी ही अच्छी थी, पर बहू के पापा ने अपनी बेटी के लिए ये कमरा बनवाया, इतना सामान रखा। जी, गलती तो हमारी ही है, हमें तभी मना कर देना था। पर सुमन, हम कैसे मना करते? वो हमारे दूर के रिश्तेदार भी तो हैं। उन्हें कहा कि उन्हें हमारी सीधा सादा परिवार पसंद है। उन्हें पता था कि भाभी बहुत नकचरी है, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी की शादी गांव में आकर की और हमारे घर को भाभी के रहने लायक बनाया। घर के हालात को देखते हुए माया ने अपनी बड़ी बहन आरती को फोन किया। हेलो माया, कैसी है तू और माँ कैसी हैं? दीदी, घर के हालात बहुत खराब है। नई भाभी ने माँ का जीना मुश्किल कर दिया है। वो 10 बजे उठती हैं, कोई काम नहीं करती और ऊपर से अपने दहेज का रौब झाड़ती हैं। क्या? माँ की सेहत तो पहले ही खराब रहती है, क्या कविता को जरा भी दया नहीं आती? नहीं दीदी, उन्हें बस अपने फ्रिज, कूलर और गहनों का घमंड है। वो कहती हैं कि उन्होंने सामान दे दिया तो अब उनका काम खत्म। माँ सारा दिन रोती रहती हैं। तू फिक्र मत कर छोटी, लोहा ही लोहे को काटता है। मैं कल ही मायके आ रही हूँ, उसे सबक सिखाने का मेरे पास एक तरीका है।
अगले दिन आरती अपने घर पहुंची। घर में घुसते ही उसने देखा कि कविता सोफे पर पैर फैलाकर बैठी है और मां घर में धूल झाड़ रही है। आरती का खून खौल उठा, पर उसने खुद को शांत रखा। राम राम माँ जी, कैसी हो? आ गई मेरी लाडली। बैठ बेटा, मैं तेरे लिए गुड़ का शरबत लाती हूँ। अरे दीदी, आप अचानक बताया नहीं? वैसे भी घर में पहले ही बहुत काम है, अब मेहमानों की खातिरदारी कौन करेगा? मेहमान? भाभी, ये मेरा मायका है और माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो सोचा हाथ बटा दूं। पर आप इतनी फुर्सत में कैसे बैठी हैं? सुना है आपका दहेज बहुत कीमती है। हाँ, पूरे शहर में वैसा सोफा और टीवी किसी के पास नहीं है। सामान तो है भाभी, पर अकल नहीं। अब देखो मैं क्या करती हूँ। दोपहर का समय था। आरती ने देखा कि सासू माँ रसोई में घुटनों के बल बैठकर रोटियां बना रही हैं, क्योंकि खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। वहीं कविता अपने कमरे में नए मखमली बिस्तर पर लेटकर गाने सुन रही थी। आरती का सब्र जवाब दे गया। भाभी, ये क्या तमाशा है? माँ जी की हालत देखी है आपने? वो जमीन पर बैठकर काम कर रही हैं और आप यहाँ रानी बनी लेटी हैं। ओहो दीदी, आते ही शुरू हो गई। देखिए, मैंने साफ कह दिया है, मैं इस घर में काम करने नहीं आई हूँ। मेरे पापा ने इतना दहेज दिया है कि इस घर की 7 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी। अगर माँ जी को दिक्कत है तो वो काम छोड़ दे, भूखे रहें, मुझे क्या। शर्म आनी चाहिए आपको। दहेज सामान होता है भाभी, वो इंसान का विकल्प नहीं होता। क्या आपके मायके में आपकी माँ भी ऐसे ही तड़पती हैं? मेरी माँ की चिंता आप मत कीजिए, वहाँ मेरी भाभी है, वो सब संभाल लेती है। यहाँ मैं मालकिन हूँ और मालकिन काम नहीं करती। आरती ने तय कर लिया था कि अब चुप रहना अपराध है। तभी वहां सुमन और किशन भी आ जाते हैं। चलिए भाभी, आज आप खुद कुएं से पानी भरेंगी और माँ के लिए खाना बनाएंगी। बहुत देख लिया आपका ये दहेज का घमंड। खबरदार, जो मुझ पर हुक्म चलाया तो। किशन, देखो तुम्हारी बहन को। माँ जी, समझा लीजिए इन्हें, वरना मैं अभी पुलिस को फोन कर दूंगी और कहूंगी कि ये लोग मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं। बेटा आरती, रहने दे, हमें नहीं चाहिए ऐसी सेवा। तू चुप हो जा, मैं कर लूंगी काम। नहीं माँ, आज नहीं। भाभी, आप पुलिस को फोन करेंगी? करिए। मैं भी उन्हें बताऊंगी कि कैसे एक पढ़ी लिखी बहू अपनी बीमार सास को बंधुआ मजदूर बना रखा है। आरती समझ जाती है कि इस पत्थर पर सिर मारने से अच्छा है कि चोट वहां की जाए जहां इसे सबसे ज्यादा दर्द हो, यानी इसके मायके में। आरती अपनी सहेली सुमन को फोन लगाती है, जो कविता की भाभी नीलम की सगी ननद थी। हेलो सिमर, काम हो जाएगा ना? जैसा मैंने कहा था वैसे ही अपनी भाभी नीलम को समझाओ। कविता यहाँ मेरी माँ का खून पी रही है। उसे पता चलना चाहिए कि जब अपनी माँ पर बीतती है तो कैसा लगता है। फिक्र मत कर आरती, मेरी भाभी नीलम भी बड़ी सीधी हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी ननद कविता वहाँ क्या गुल खिला रही है तो वो भी चुप नहीं बैठेंगी। हम आज ही खेल शुरू करते हैं। अगले दिन कविता के मायके शहर वाले घर में नजारा बदल गया। कविता की भाभी नीलम, जो अब तक बहुत सेवा भावी थीं, अचानक बदल गईं। आरती की सहेली ने उन्हें सब सच बता दिया था। सुबह के 11 बज गए थे और नीलम सोकर नहीं उठी थी। बहू, ओ बहू नीलम, उठ जा बेटी, आज पूजा है घर में और नाश्ता भी नहीं बना। तेरे ससुर जी को दफ्तर जाना है। अरे माँ जी, इतनी जल्दी क्या है? शहर में तो लोग 11 बजे सोकर उठते हैं। और हाँ, आज से मैं कोई काम नहीं करूंगी। मेरे भाई ने भी तो दहेज में बहुत सामान दिया है ना, तो मैं यहाँ क्यों खटूं? ये क्या कह रही है बहू? तू तो बड़ी सुशील थी, ये अचानक क्या हुआ? माँ जी, बस अपनी ननद कविता के नक्शे कदम पर चल रही हूँ। वो भी तो वहाँ आपकी समधन को नौकरानी बनाकर रखती है ना, तो मैं यहाँ क्यों कम रहूं? कविता की भाभी नीलम सोफे में बैठ के दिन भर अपनी सास पे हुक्म चलती रहती है। एक दिन घर में पानी नहीं आ रहा था। कविता की माँ अकेली ही बाल्टी लेकर पड़ोस में जा रही थी, जबकि उनके हाथ पैर में बहुत दर्द था। बहू, मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं, जरा मदद कर दे। नहीं माँ जी, मेरे नाखून खराब हो जाएंगे। और सुनिए, शाम को मेरे लिए चाट बनवा दीजिएगा। रूखा सूखा खाना मुझसे नहीं खाया जाता।
आखिर मैं भी तो दहेज लेकर आई हूँ। कविता की माँ रसोई के कोने में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें अपनी बेटी कविता की याद आई, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी बेटी भी किसी और की मां के साथ यही कर रही है। आरती की योजना पूरी तरह सफल हो रही थी। कविता अपने आलीशान कमरे में बैठी थी। उसे अपनी मां की बहुत याद आ रही थी, तो उसने सोचा कि चलो मां से गपशप की जाए। लेकिन जैसे ही फोन उठा, दूसरी तरफ से सिसकियों की आवाज आई। हेलो माँ, कैसी हो? नाश्ता कर लिया? आज क्या खास बनाया है भाभी ने? बेटा, क्या बताऊं, तेरी भाभी को न जाने क्या हो गया है। वो सुबह 11 बजे सोकर उठती है, घर का एक तिनका नहीं उठाती। अभी अभी मैं 4 बाल्टी पानी लाई हूँ, मेरी कमर टूटी जा रही है। क्या भाभी और काम नहीं कर रही? पर वो तो कितनी सीधी थी। पता नहीं बेटा, वो कहती है कि मैं दहेज लाई हूँ, नौकरानी बनने नहीं। वो सोफे पर बैठी हुक्म चलाती है और मुझे इस उम्र में घर के सारे काम करने पड़ रहे हैं। कविता का चेहरा सफेद पड़ गया था। वो सन्न खड़ी थी। तभी आरती उसके कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। आरती ने फोन की बातें सुन ली थी। क्यों भाभी, अपनी माँ का दुख सुनकर दिल बैठ गया क्या? पर आप क्यों परेशान हैं? आखिर आपकी भाभी भी तो आपकी तरह ही मालकिन बनकर रह रही है। दीदी, आप क्या कह रही है? मेरी माँ बूढ़ी है, उनके घुटनों में दर्द रहता है। भाभी उनसे इतना काम कैसे करा सकती हैं? ये तो पाप है। पाप? तो जो आप यहाँ मेरी माँ के साथ कर रही हैं, वो क्या पुण्य है? मेरी माँ के घुटनों में दर्द नहीं है, उन्हें धुआं नहीं लगता। आपकी माँ और मेरी माँ में क्या फर्क है भाभी? बस इतना कि वो आपकी सगी है और ये आपकी सास। कविता को जैसे काटो तो खून नहीं। उसे अपनी सासू माँ की याद आई, जो अभी अभी रसोई में पसीना बहा रही थी। उसने बाहर जाकर देखा, सासू माँ चूल्हे के पास बैठी थी और माया भारी बाल्टियां ढोकर ला रही थी। हे भगवान, मैं कितनी अंधी हो गई थी। जो तकलीफ आज मेरी माँ को शहर में हो रही है, वही तकलीफ मैं यहाँ अपनी सास को दे रही हूँ। मेरी माँ भी तो किसी की सास है। हटो भाभी, रास्ता दो। आपकी वॉशिंग मशीन के लिए पानी लाना है, वरना आप चिल्लाओगी कि आपका कीमती सामान खराब हो गया। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं दहेज के सामान और पैसों के घमंड में अंधी हो गई थी। मुझे लगा कि सामान देकर मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया, पर मैं भूल रही थी कि रिश्ता सामान से नहीं, सेवा से चलता है। अरे बहू, क्या हुआ? तू क्यों रो रही है? तू तो हमारी बेटी है। नहीं माँ, मैं अब तक सिर्फ दहेज वाली बहू थी, अब आपकी बेटी बनूंगी। आज से आप रसोई में नहीं जाएंगी, सारा काम मैं और माया मिलकर करेंगे। ये क्या देख रहा हूं मैं? कविता, तुम सुधर कैसे गई? आखिर कर आरती की सजिश रंग लाई। उस दिन से घर का पूरा माहौल ही बदल गया। सब खुशी खुशी रहने लगे।